आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे एक प्रॉब्लम नंबर 15.3। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें वेलोसिटी और हमको डाया फाइंड करना है पाइप का। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर एंड 3 मीटर पर सेकंड एट 3 मीटर पर सेकंड एंड देन पासेस थ्रू ए पाइप BC 1.5 मीटर डायमीटर एट C the pipe branch CD is 0.8 meter in diameter and carries 1/3 of the flow in AB. The flow velocity in branch CE is 2.5 meter per second. Find the volume rate of flow in the AB, the velocity in BC, the velocity in CD and the diameter of CE. तो देखो इस तरह की कुछ पाइप बनेगी। हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे पहले हम फिगर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब फिगर बनाएंगे हम तो इस तरह की कुछ पाइप बनेगी, यानी कि पाइप AB अलग है, BC अलग है और फिर CD अलग है, DE अलग है, यानी कि टोटल 1 2 3 4 पाइप है यहाँ पे। तो इसमें कैसे हम लगाएंगे, पहले जो गिवन डाटा यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, गिवन डाटा यहाँ मेंशन किया हुआ है। डाया जैसे डाया दिया है पाइप की हमारी AB की 1.2 मीटर, वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड AB की। फिर डाया पाइप BC दिया है, कितना दिया 1.5 मीटर। फिर डाया दिया है CD का 0.8 मीटर। फिर फ्लो रेट दिया है, फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज कैलकुलेट करना हमको पाइप AB में। और फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया है पाइप AB और BC में कितना वेलोसिटी से हमारा फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड दिया हुआ है। और CD फाइंड हमको करना है, वेलोसिटी इन पाइप CD फाइंड करना हमको। और डायमीटर ऑफ पाइप C और दिया है कि फ्लो रेट जो हमारा CD वाले पाइप में है वो Q/3 है, यानी कि जो AB में वाटर फ्लो कर रहा हो उसका 1/3 डिस्चार्ज का फ्लो रेट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, जितना मास आ रहा हो उतना ही जाएगा, मास कंजर्व रहेगा। तो मास फ्लो रेट एट एंट्री सेक्शन, मास फ्लो रेट एंटरिंग एंड मास फ्लो रेट लीविंग सेम होगा। तो यहाँ AB पाइप में जो वाटर आ रहा है उसका फ्लो रेट मान लो m.AB है, तो m.AB इक्वल टू m.BC होगा। जो BC पाइप में वही सेम जाएगा मास। फिर मास जो BC है वो पाइप वहाँ से स्प्लिट हो गई दो पार्ट में, CD एंड DE में। तो पाइप में BC में जो फ्लो रेट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, यानी कि m.BC इक्वल टू m.CD प्लस m.DE। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू मास कंजर्वेशन लगा के, तो यहाँ पे देखो अप्लाई किया है कंटिन्यूटी इक्वेशन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहला पार्ट। तो देखो डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे हम, डिस्चार्ज का फार्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज इन पाइप AB निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, एरिया इन पाइप AB मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी जो फ्लो की है फ्लूइड की पाइप AB में उससे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा पाइप AB में। तो यहाँ पे डिस्चार्ज के लिए क्या दिया है, वेलोसिटी हमको पता है पाइप AB में और एरिया पता है पाइप AB में, कितना एरिया है पाइप AB का। तो 3 इंटू और डाई, क्योंकि ये सर्कुलर पाइप है तो क्या लेंगे हम, एरिया π/4 d² लेंगे। तो 3 इंटू π/4 DAB स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आया, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई π/4 1.2 डाया दिया था, तो आया हमारा डिस्चार्ज पाइप AB में 3.393 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ था, तो इसलिए हमारा जो डिस्चार्ज आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। यूनिट क्या होती है डिस्चार्ज की, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पाइप AB एंड BC में पहले लगाएंगे। तो जितना मास फ्लो कर रहा है पाइप AB में सेम फ्लूइड वही इंटर करेगा BC में। तो मास फ्लो रेट है इन पाइप AB इक्वल टू मास फ्लो रेट इन पाइप BC। मास कंजर्व करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है लिक्विड्स है, यानी वाटर फ्लो कर रहा है। तो लिक्विड्स है जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर।
तो अगर हम एरिया इंटू वेलोसिटी इन पाइप ए बी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इन पाइप बी सी, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या दिया है, वी ए बी दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, वी ए बी इंटू एरिया ऑफ वी ए बी इंटू एरिया ऑफ पाइप ए बी इक्वल टू वी बी सी इंटू एरिया ऑफ पाइप बी सी। यहाँ से हम क्या करें, हमको वेलोसिटी पता था, पाइप ए बी में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है कितना दिया था, 3 मीटर पर सेकंड दिया था, और पाइप ए बी की डाया पता थी, तो क्या रख दिए हम, पाई बाई 4 डी स्क्वायर से 1.2 का होल स्क्वायर रख दिए इक्वल टू पाई बी सी, पाइप की डाया पता थी हमको, स्पीड निकालना था पाइप बी सी में, तो क्या निकाल दिए हम, वेलोसिटी निकाल दिए फ्लूइड का, पाइप बी सी वाले फ्लूइड में जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी कितना है पाइप बी सी में, कितनी आई 1.92 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अब देखो क्वेश्चन में गिवन था कि जो तुम्हारा थर्ड पाइप है, सीडी वाला पाइप जो है, उसमें जो डिस्चार्ज है तुम्हारा वो 1/3 है मेन फ्लो रेट डिस्चार्ज इन पाइप ए बी, 1/3 ऑफ डिस्चार्ज इन पाइप ए बी का है, यानी कि सी डी इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q/3 हो जाएगा। Q क्या है, डिस्चार्ज इन पाइप ए बी में 1/3, तो हमको डिस्चार्ज पता है ए बी में, कहाँ से कैलकुलेट किए हैं अभी, पहले देखो क्वेश्चन से कैलकुलेट किया कितना 3.393, तो इसका 1/3 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा पाइप सी डी में डिस्चार्ज की वैल्यू, यानी कितना 1.131 मीटर क्यूब पर सेकंड आएगी। ठीक, अब देखो डिस्चार्ज हम निकाल लिए Q1 में, यानी कि सी डी वाले पाइप में, तो हम जानते हैं कि डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमको फाइंड करना है सी डी वाले पाइप में, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप सी डी मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सी डी, तो कितना हो जाएगा पाइप 4 डी सी डी स्क्वायर, तो हमको डाया पता था पाइप सी डी की, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको वेलोसिटी निकल जाएगी पाइप सी डी में कितने आई 2.25 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखो, अब हमको कैलकुलेट करना है कि डिस्चार्ज निकालना है या फ्लो रेट निकालना है पाइप सी ई में, तो हम जानते हैं कि मास फ्लो रेट जो बी सी में आ रहा है वो बराबर होगा मास फ्लो रेट सी डी प्लस मास फ्लो रेट सी ई, तो हम बी सी का मास फ्लो रेट जान रहे हैं, यानी कि बी सी वाले पाइप का डिस्चार्ज पता है हमको, Q1 जो सी डी वाले पाइप का डिस्चार्ज वो पता है, तो अगर हम बी सी में जो डिस्चार्ज है यानी Q है जो Q माइनस Q1 कर दें तो डिस्चार्जिंग पाइप सी ई फाइंड हो जाएगा, क्योंकि मास कंजर्व होता है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन में। तो हम क्या किए हैं, Q2 निकाल लें, यानी कि डिस्चार्ज निकाल लें इन पाइप सी ई, तो क्या आएगा Q माइनस Q1, यानी कि 3.393 माइनस 1.131 कितना आया 2.262 मीटर क्यूब पर सेकंड आया हमारा पाइप जो सी ई है उसमें डिस्चार्ज की वैल्यू। ठीक, अब देखो हम फिर डिस्चार्ज जानते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो डिस्चार्ज पता चल गया हमको पाइप सी ई में कितना 2.263, एरिया पता है हमको, डाया हमको वेलोसिटी पता है सी ई पाइप की कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है किस स्पीड से, और ये डाया हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर देंगे, तो वहाँ से हमको डाया निकल जाएगा पाइप सी ई में। ठीक, ये क्वेश्चन तो लास्ट में करा ही दिया था। ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, 5.4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5.4 कह रहा है कोई पाइप है जिसकी डाया जो है एंट्री सेक्शन पे कितना है, पाइप की 25 सेंटीमीटर है, और लीविंग सेक्शन पे जो पाइप की डाया दिया है वो तुमको गिवन है 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो पाइप है वो क्या है, कन्वर्जिंग शेप होगा, कन्वर्ज कर रहा है पाइप, डाया रिड्यूस कर रही है, तो हमको डाया पता है, तो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 पे एंड सेक्शन 2 पे, और क्या पता है, वेलोसिटी पता है एट सेक्शन 1 कितना दिया है 3 मीटर पर सेकंड, पूछा है सिंपल कि वेलोसिटी निकालो एट सेक्शन 2, यानी कि V2 फाइंड करना, तो क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास से A1 इक्वल टू A2 V2, A1 इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी V2 की वैल्यू। ठीक है, 4.68 मीटर पर सेकंड,
अब फिर कैलकुलेट करना हमको मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1। तो हम जानते हैं मास फ्लो रेट का फार्मूला क्या होता है, रो ए वी होता है। तो मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 निकालेंगे तो रो 1 A1V1 कर देंगे। और क्या पता हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है 0.9। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो हम जानते हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर होगा यहाँ पे, और 0.9 क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। तो 0.9 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी निकल जाएगी हमारी गिवन फ्लूइड की। तो कितनी आएगी, 900 kg/m³ आएगी। तो हमको डेंसिटी पता है, एरिया पता है, वेलोसिटी पता है। तो हम यहाँ से क्या मास फ्लो रेट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन पे। तो हमको सेक्शन 1 पे कैलकुलेट करना था एंड सेक्शन 2 पे, तो हम क्या कर लेंगे, रो 1 A1V1 इक्वल टू रो 2 A2V2 कर देंगे मास सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे। और डेंसिटी यहाँ पे हमारी कांस्टेंट होगी क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, गिवन है यहाँ क्वेश्चन में। क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। गैसेज जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं नेचर में। तो अगर डेंसिटी वेरी करेगी तो हमारी गैस जो होगी कंप्रेसिबल गैस फ्लूइड होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो गैसेज होते हैं वो जनरली कंप्रेसिबल होते हैं और लिक्विड्स जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी वेरी नहीं करती है। गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं मगर लिक्विड को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं हम। इसीलिए पंप का और कंप्रेसर का कॉन्सेप्ट आया। पंप में क्या करते हैं हम, वाटर की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, वाटर की फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी, लिक्विड की प्रेशर एनर्जी को यूज़ करते हैं। यानी कि जो पंप यूज़ किया जाता है वो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए किया जाता है पंप में, और जो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो गैसेज के लिए किया जाता है, लिक्विड के लिए नहीं कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। कंप्रेसर यूज़ किया जाता है गैसेज का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जब हम कंप्रेस करेंगे गैस को तो उनका प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही होगा, मगर साथ में क्या होता है टेम्परेचर भी कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो कंप्रेसर में क्या करते हैं हम, प्रेशर टेम्परेचर दोनों को इंक्रीज हो जाता करते हैं, और पंप में क्या होता है केवल प्रेशर इंक्रीज होता है लिक्विड का हमारा। और मगर दोनों क्या है, दोनों सेम पावर एब्जॉर्बिंग या पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। यानी कि दोनों क्या करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं। पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है दोनों, पंप और कंप्रेसर। मगर जो पंप होता है वो हमारा लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है और कंप्रेसर गैस के लिए यूज़ जाता है किया जाता है। ठीक है, तो आज कंटिन्यूटी इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया। जितने प्रॉब्लम थे और जो इसका स्टेटमेंट था कंटिन्यूटी इक्वेशन का, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो एक मास कंजर्वेशन इक्वेशन होती है, और उसका फार्मूला क्या होता है, रो 1 A1V1 इक्वल टू रो 2 A2V2। अगर हमारा फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो डेंसिटी क्या होगी, वेरी करेगी, अदरवाइज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी अगर फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है। और लिक्विड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए हम डेंसिटी उनकी कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि अगर हम वाटर को कंप्रेस करेंगे तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी नहीं करेगी। जैसे एक कंटेनर तुम लेना, एक कंटेनर में लिक्विड को रखना और दूसरे कंटेनर में एयर को रखना, तो अगर कंप्रेस करेंगे हम वाटर को तो वाटर को कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बट गैसेस आर इजी टू कंप्रेस। यानी कि हम गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं मगर लिक्विड्स को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिक्विड जो होते हैं तुम्हारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकी डेंसिटी वेरी नहीं करेगी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। यानी कि प्रेशर के साथ डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, मगर जो गैसेस होते हैं उनकी डेंसिटी क्या प्रेशर के साथ वेरी करती है, कंप्रेस हो जाती है इजीली। तभी हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, और गैस को कंप्रेस करने के लिए, वाटर के लिए हम लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए वाटर पंप का यूज़ करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए हम। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बर्नौलीज इक्वेशन, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया लगभग। सिंपल न्यूमेरिकल थे, A1V1 A2V2 करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। और इसमें मास कंजर्वेशन इक्वेशन है ये, और इसका स्टेटमेंट आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, जैसे यहाँ दिया भी हुआ, बताया भी थे लास्ट लेक्चर में। तो A1V1 इक्वल टू A2V2 करना है। ये तब जब तुम्हारा फ्लूइड A1V1 A2V2 के बराबर तब होगा जब हमारा फ्लूइड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर कंप्रेसिबल होगा तो रो 1 A1V1 इक्वल टू रो 2 A2V2। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो A1V1 A2V2 की हम लोग बराबर किए हैं, इक्वल किए हैं,
वो बराबर तब होता है A1 V1 A2 V2 के जब हमारा फ्लो स्टडी फ्लो हो, वन डायमेंशनल फ्लो हो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो। तीन चीज़, थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, टू डायमेंशनल फ्लो है, स्टडी है, तब हम A1 V1 A2 V2 करते हैं। वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब ये हो, जैसे A1 V1 A2 V2 तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा फ्लो स्टडी हो, वन डायमेंशनल हो, स्टडी वन डायमेंशनल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो। तो देखो स्टडी फ्लो तो पता ही हम लोगों को बताया था क्या होता है। अगर स्टडी फ्लो में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड की, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, बहुत सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो वेरी नहीं करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एट ए पार्टिकुलर सेक्शन। यानी कि वेलोसिटीज आर नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पार्टिकुलर सेक्शन। यानी कि जैसे फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है तो किसी सेक्शन पे हम बैठ जाएं, ठीक, उस सेक्शन पे बैठ जाएं और हम 0 सेकंड पे देखें किसी फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, तो हमको 3 मीटर पर सेकंड मान लो दिखी, और फिर कुछ समय के बाद देखें, कुछ टाइम इंटरवल के बाद देखें हम T1 टाइम पे या 20 सेकंड पे, तो देख रहे हैं कि सेम फ्लूइड की वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है सेम सेक्शन पे कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। यानी कि फ्लूइड वेलोसिटी इज नॉट वेरिंग बट टाइम इज चेंजिंग। तो अगर टाइम इज वेरिंग, यानी कि टाइम तो वेरी कर रहा है बट तुम्हारी जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, वो वेरी नहीं कर रही हैं टाइम के साथ। तो हम ऐसे फ्लो को कहते हैं स्टडी फ्लो है हमारा, यानी कि प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। और वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब ये होता है हमारा जो फ्लो हो रहा है वो 1D में हो रहा है, दो डायरेक्शन में नहीं हो रहा, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, आइदर एक्स और वाई और जेड, यानी कि वन डायमेंशनल फ्लो है हमारा। एक फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू पाइप्स इज एक एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल फ्लो। व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप्स देन इट इज नोन एज वन डायमेंशनल फ्लो, क्योंकि पाइप के थ्रू किसी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसको हम 1D फ्लो कहते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन जो A1 V1 A2 V2 लगाया है वो किसके लिए है, स्टडी फ्लो होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए, और तीसरा क्या, इनकम्प्रेसिबल, मतलब हमारा फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इसलिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यहाँ अप्लाई किया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। बर्नौली इक्वेशंस के एप्लीकेशन के बाद देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे उसके ऊपर। तो उसमें जैसे कल बताएंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में कि वेंचुरीमीटर एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन का, अर्फिस मीटर में यूज़ करते हैं, पिटॉट में यूज़ करके आया था बर्नौली इक्वेशन, और इस बर्नौली इक्वेशन का ड्राइव किया था आयलर इक्वेशन से। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब बर्नौली इक्वेशन पे क्वेश्चन लगाया जाएगा, स्टेटमेंट क्या होता है बर्नौली इक्वेशन का, डिफरेंस क्या है कंटिन्यूटी में और बर्नौली में, एप्लीकेशन क्या है बर्नौली इक्वेशंस का, तो वो सब देखा जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज जो है हमारा क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, मास कंजर्वेशन इक्वेशन होती है। और इसमें क्वेश्चन भी लगा लिया गया 2-3, 5.1 हो गया, 5.2, इसके पहले भी कई सारे क्वेश्चन लगाया गया था। तो ये पूरा जो है आपका कंप्लीट होता है। और जब भी बर्नौली इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो बर्नौली इक्वेशन तभी समझ में आएगी जब हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगी। इसीलिए पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा जाता है, उसके बाद से बर्नौली इक्वेशन पढ़ी जाती है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में हमेशा कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ की जाती है जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसीलिए बर्नौली इक्वेशन बाद में पढ़ी जाती है, पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा बर्नौली इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लेक्चर को क्लोज किया जाता है।